हेलो दोस्तों, मैं हूं खुशी आचार्य और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी क्राइम पर। पिछले वीडियो में हमने विश्व जनसंख्या वितरण और घनत्व के पार्ट 1 के बारे में पढ़ा था। आज जिसमें हमने प्रवास के बारे में पढ़ लिया, विश्व जनसंख्या किस प्रकार फैली हुई है, सर्वाधिक जनसंख्या वाले 10 देशों के बारे में पढ़ा, वही जॉर्ज बी ग्रेसी के कथन के बारे में भी पढ़ा। आज हम इस वीडियो में अशोधित जन्म दर, अशोधित मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि की विभिन्न जो प्रवृत्तियां हैं, इन सब चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे। अब हम देखते हैं अशोधित जन्म दर और अशोधित मृत्यु दर के बारे में। अशोधित जन्म दर क्या है? तो अशोधित जन्म दर, इसको CBR के नाम से जाना जाता है। CBR क्या है? क्रूड बर्थ रेट। ठीक है, क्रूड बर्थ रेट क्या है, इसको देखते हैं। एक वर्ष में प्रति 1000 महिलाओं के द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों की संख्या क्या है? अशोधित जन्म दर। मान लो एक वर्ष लेते हैं, मान लो वर्ष लिया हमने 2021। इस 2021 में प्रति 1000 महिलाओं पर कितने बच्चों ने जन्म लिया है, वह क्या है? हमारी अशोधित जन्म दर। इसको ज्ञात करने का फॉर्मूला है CBR बराबर BI/P इंटू 1000। ठीक है, तो BI क्या है? BI किसी एक वर्ष में जो जीवित बच्चों की संख्या है, BI क्या है? BI मतलब बर्थ, किसी वर्ष में जीवित बच्चों की संख्या बटे P पॉपुलेशन। पॉपुलेशन किसी वर्ष के मध्य में जो जनसंख्या है, किसी वर्ष के मध्य में जो जनसंख्या है, किसी स्थान की जनसंख्या, उसको भाग देके और फिर इसको 1000 से गुणा करके हमें अशोधित जन्म दर ज्ञात होती है। अब हम देखते हैं अशोधित मृत्यु दर, CDR क्रूड डेथ रेट। ठीक है, तो अशोधित मृत्यु दर क्या है? एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या पर मरने वालों की जो संख्या है वह CDR है। अभी हमने देखा CBR क्या है? प्रति 1000 महिलाओं पर जीवित बच्चों की संख्या। उसी प्रकार CDR क्या है? प्रति 1000 जनसंख्या पर मरने वालों की संख्या है। इसको ज्ञात करने का फॉर्मूला है D/P इंटू 1000। D क्या है? इस पर मरने वालों की संख्या है, तो D मरने वालों की संख्या। इसमें किसी वर्ष के मध्य में जो जनसंख्या का औसत है वह, और इसको 1000 से गुणा करने पर हमें CDR ज्ञात हो जाती है। अब हम देखते हैं जनसंख्या वृद्धि के बारे में। जनसंख्या वृद्धि क्या है? जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या परिवर्तन। तो देखते हैं जनसंख्या वृद्धि क्या है। समय के दो अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाली जनसंख्या के परिवर्तन को, समय के दो अंतरालों के बीच, एक उदाहरण से इसको समझते हैं हम। उदाहरण ले लिया, जैसे कि वर्ष 2011 में जो हमारी जनसंख्या थी वह लगभग थी 121.01 करोड़। ठीक है, और वही हमारे वर्ष 2001 की जो जनसंख्या थी उस समय 102.86 करोड़। ठीक है, तो अब इसमें क्या कह रहा है कि समय के दो अंतरालों के बीच, समय के दो अंतराल ले लिए हमने, वर्ष 2011 और वर्ष 2001 के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाली जनसंख्या के परिवर्तन को आप देखते हैं। भारत में समय के दो अंतरालों के बीच में क्षेत्र विशेष में होने वाले जनसंख्या के परिवर्तन को हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। आप देखते हैं कितना जनसंख्या परिवर्तन हुआ या जनसंख्या वृद्धि हुई। अभी जो जनसंख्या परिवर्तन है, जनसंख्या घटेगी तो भी वो भी जनसंख्या वृद्धि कहलाएगी, और जनसंख्या अगर बढ़ रही है तो भी वह जनसंख्या वृद्धि कहलाएगी, क्योंकि इस यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि का तात्पर्य जनसंख्या के बढ़ने से नहीं है, बल्कि यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि का जो तात्पर्य है जनसंख्या में परिवर्तन होने से। तो जनसंख्या का घटना बढ़ना दोनों परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि में ही आते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई 2011 से 2001 में। तो इनको माइनस करेंगे तो लगभग ये 15 पॉइंट, ये कुछ 102 लगभग 18 आएगा, 18.15 करोड़ इसका आंसर होगा। तो अब भारत की जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई? 18 पॉइंट, ये हो गई हमारी जनसंख्या वृद्धि। तो भारत की जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई? 18.15 करोड़, 18.15 करोड़। ठीक है, तो भारत की जनसंख्या वृद्धि 18.15 करोड़। ये हमने जनसंख्या वृद्धि को समझा। अब जनसंख्या वृद्धि की हमें दशकीय वृद्धि देखनी है कि 10 वृद्धि दर 10 सालों का समूह, तो 10 सालों में जनसंख्या में कितना परिवर्तन हुआ। तो अब हम भारत की दशकीय वृद्धि दर के बारे में देखते हैं कि भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी है। तो भारत की दशकीय वृद्धि दर
भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी है? तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में आ सकता है। तो भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी है? 17.64%। इसको हमने कैसे ज्ञात किया? तो भारत की दशकीय वृद्धि दर ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वह है कितनी तो जनसंख्या वृद्धि हुई है, तो जनसंख्या वृद्धि बटे आधार वर्ष की जनसंख्या वृद्धि बटे आधार वर्ष कौन सा लिया हमने? 2001। तो जनसंख्या वृद्धि बटे आधार वर्ष की जनसंख्या इंटू 100 करते हैं तो हमारी जनसंख्या वृद्धि आती है। तो जनसंख्या वृद्धि हमारी कितनी थी? 18.15 करोड़। वही आधार वर्ष की जनसंख्या कितनी थी हमारी? 102.86 करोड़। ठीक है, तो इसको 100 से गुणा करने पर हमें 17.64% ज्ञात होते। तो भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी है? 17.64%। वही भारत की वार्षिक वृद्धि दर भारत की जो वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? 1.4%। भारत की जो अब ये वार्षिक वृद्धि दर यानी कि एक समय में भारत में कितनी वृद्धि होती है, एक साल में भारत की जनसंख्या में कितनी वृद्धि है, भारत की वार्षिक वृद्धि है। तो भारत की वार्षिक वृद्धि कितनी है? 1.4%। अब हम जनसंख्या वृद्धि के घटक या फिर जनसंख्या वृद्धि के कारक, जिसके कारण क्या है जनसंख्या वृद्धि क्यों हो रही है, इसके बारे में देखते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि के घटक, जनसंख्या जो हमारी वृद्धि हो रही है इसके घटक देखते हैं या कारक, जनसंख्या वृद्धि के कारक। तो जनसंख्या वृद्धि के कौन कौन से कारक हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहला जो कारक है वह है जन्म, मृत्यु और प्रवास। जन्म, मृत्यु और प्रवास, ये जनसंख्या वृद्धि के ये जो दो कारक है, जन्म और मृत्यु, ये जनसंख्या वृद्धि के प्राकृतिक घटक है। तो ये कौन से कारक है? कारक या घटक। तो ये जनसंख्या वृद्धि के प्राकृतिक घटक या कारक है। और ये क्या है? यह एक कृत्रिम घटक है, प्रवास। मान लो किसी जनसंख्या में, किसी क्षेत्र में कोई बहुत सारी जनसंख्या रहती है, वो वहां से प्रवास करी तो उस क्षेत्र में जनसंख्या घट गई और जिस क्षेत्र में जाकर वह रह रही है वहां की जनसंख्या वृद्धि होगी। तो ये जनसंख्या वृद्धि यानी कि जनसंख्या वृद्धि से हमने यहाँ पर तात्पर्य क्या है? जनसंख्या में परिवर्तन, जनसंख्या का बढ़ना या जनसंख्या का घटना, ये दोनों ही जनसंख्या वृद्धि है। तो प्रवास भी इस प्रकार से प्रभावित करता है, ये कृत्रिम घटक है ना। जनसंख्या वृद्धि का क्या है? कृत्रिम घटक, कृत्रिम या फिर मानव के द्वारा। ठीक है, ये जनसंख्या वृद्धि का कृत्रिम घटक हो गया। अब हम जनसंख्या वृद्धि से जुड़े कुछ और कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि क्या है? जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि को देखने के लिए, जनसंख्या की अगर हमें प्राकृतिक वृद्धि ज्ञात करनी है तो हमें जन्म में से मृत्यु को अगर हम माइनस कर देते हैं, जन्म में से मृत्यु को घटाने पर हमें जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि प्राप्त होती है। वही जनसंख्या की हमें वास्तविक वृद्धि कब प्राप्त होती है? तो जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि हमें ज्ञात करनी है तो जन्म में से तो मृत्यु को माइनस करना ही है। जन्म में से मृत्यु प्लस जो हमारा अप्रवास हुआ है, अप्रवास यानी कि किसी स्थान पर कोई जनसंख्या आकर बसी है तो अप्रवास में से उत्प्रवास को माइनस करना है। अप्रवास माइनस उत्प्रवास। अगर हम जन्म में से मृत्यु और प्लस अप्रवास में से उत्प्रवास, उत्प्रवास क्या है? उत्प्रवास किसी स्थान से कोई जनसंख्या गई है तो वहां की जनसंख्या, तो अप्रवास में से उत्प्रवास, इसको किससे प्लस करना है? हमें प्राकृतिक वृद्धि, जन्म में से मृत्यु को। ठीक है, तो इस प्रकार में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि मिल जाती है। वही जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि क्या है? जनसंख्या का बढ़ना क्या है? जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि। और जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि क्या है? जनसंख्या का घटना, जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि। अब हम देखते हैं विश्व की विभिन्न जनसंख्या वृद्धि की कौन कौन सी प्रवृत्तियां है। विश्व की जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति अर्थात जनसंख्या वृद्धि किस दर से बढ़ रही है, वह है विश्व की जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति।
तो सबसे पहले देखते हैं कि 10,000 ईसा पूर्व जो हमारे पूरे विश्व में जनसंख्या कितनी थी। तो 10,000 ईसा पूर्व जो हमारे जो ये विश्व में जनसंख्या थी 50 लाख, और ईसा की पहली शताब्दी तक आते आते विश्व की जनसंख्या हो गई 30 करोड़। ठीक है, उसके बाद 1650 में जो हमारी जनसंख्या है वो कितनी थी 50 करोड़। 1750 तक आते आते अब देखते हैं 55 करोड़। इसमें लगभग 1650 से 1750 तक आते आते विश्व की जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां लगभग यहाँ पर 100 वर्षों में। ठीक है, यहाँ पर 100 वर्ष में कितनी जनसंख्या बढ़ी, 100 वर्षों में लगभग इधर जनसंख्या बढ़ी लगभग 5 करोड़ जनसंख्या में वृद्धि हुई। वही देखा हमने 1750 से 1830 तक आते आते अब 1750 से अगर हम 1830 तक देखते हैं तो लगभग 80 साल। ठीक है, तो 80 वर्षों में कितना ना परिवर्तन हुआ, लगभग 80 वर्ष। 1750 से ये 1830 तक आते हैं, लगभग जो 80 वर्ष है इसमें हमारी जनसंख्या हो गई 1 अरब। जस्ट कितने 45 करोड़ की जनसंख्या बढ़ गई। अब हम देखते हैं 1930 तक लगभग 100 वर्षों में। ठीक है, तो 100 वर्षों में यहाँ पर कितनी जनसंख्या बढ़ी, 1 अरब जनसंख्या में वृद्धि होगी। फिर 1960 में लगभग 30 वर्षों में यहाँ पर क्या हो गई 30 वर्ष। 30 वर्ष में हम यहाँ पर हमारी जनसंख्या वृद्धि 1 अरब वृद्धि हुई। फिर हम देख रहे हैं 1975 तक 75 में लगभग 15 वर्ष के अंतराल में यहाँ की जनसंख्या 4 अरब हो गई। विश्व की जनसंख्या कितनी हो गई 4 अरब। यहाँ पर अब हम देखें जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे तो कम समय में ज्यादा जनसंख्या बढ़ रही है। वही 1987 में देखें लगभग 12 वर्षों का अंतराल है, यहाँ पर 5 अरब जनसंख्या हो गई, मतलब 1 अरब जनसंख्या में वृद्धि हुई। फिर 1999 तक ये भी लगभग 12 वर्ष। ठीक है, तो इस 12 वर्ष में यहाँ पर भी 6 अरब जनसंख्या हो गई, 1 अरब जनसंख्या में वृद्धि। फिर 2011 तक आते आते हमारी जनसंख्या 7 अरब हो गई। तो यहाँ पर भी 12 वर्षों में कितनी 1 अरब जनसंख्या वृद्धि हुई। और 2025 में आते आते जो हमारी जनसंख्या है वह 8 अरब हो जाएगी। तो यह एक अनुमानित संख्या है, अनुमानित जनसंख्या। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी हो सकता है कि 2025 की जो अनुमानित जनसंख्या कितनी है। 2025 तक आते आते जब संपूर्ण विश्व की जो जनसंख्या है वह 8 अरब से अधिक हो जाएगी। तो 8 अरब जो जनसंख्या है वो 2025 की क्या है अनुमानित संख्या है। यह एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन की 2025 तक आते आते 2025 की जो अनुमानित जनसंख्या कितनी है। और एक और बात नोट कीजिए, ठीक है, नोट में हमें एक और बात याद रखनी है कि प्रत्येक वर्ष 8 करोड़ जनसंख्या में वृद्धि होती है। प्रतिवर्ष कितनी 8 करोड़ जनसंख्या में हमेशा वृद्धि होती है। अब हम देखते हैं औद्योगिक क्रांति के बाद जो तीव्र जनसंख्या वृद्धि हुई थी उसके क्या कारण है। ये हमने इसकी चर्चा हमने 11th क्लास में कर ली थी कि जो ये तीव्र जनसंख्या वृद्धि औद्योगिक क्रांति के बाद तीव्र जनसंख्या वृद्धि हुई, इसका कारण क्या था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास। क्योंकि औद्योगिक क्रांति के पश्चात जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी का बहुत ही बड़े स्तर पर विकास हो गया। इससे क्या हुआ, हमारे मृत्यु दर में कमी आई, चिकित्सा सुविधाओं में सुधार हुआ और महामारी से बचाने के लिए टीकाकरण के उपाय भी खोजे गए। ठीक है, और इससे स्वच्छता का प्रसार हुआ और उद्योगों में नई प्रौद्योगिकी को अपनाया जाने लगा। इन सब चीजों से ये सभी चीजें किनसे हुई, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास से ये सभी चीजें संभव हुई। अब हम माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के बारे में देखते हैं। माल्थस ने अपना जनसंख्या सिद्धांत, जनसंख्या के संदर्भ में इन्होंने कुछ सिद्धांत दिया। वह कब दिया, माल्थस का जो जनसंख्या सिद्धांत है इन्होंने जून 1798 में माल्थस ने जनसंख्या का सिद्धांत दिया। माल्थस का जो जनसंख्या का सिद्धांत है कब दिया गया, जून 1798 में। इन्होंने क्या कहा कि जो जनसंख्या है वह खाद्य पदार्थों की अपेक्षा अधिक तेज गति से बढ़ेगी। जनसंख्या खाद्य पदार्थों की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से बढ़ेगी।
कि जो जनसंख्या जितनी अधिक होगी, मान लो खाने के पदार्थ तो हमारे पास भूभाग उतना है, कृषि उतनी हो रही है, तो जनसंख्या जो है खाद्य पदार्थों की अपेक्षा बढ़ेगी। जनसंख्या खाद्य पदार्थों की अपेक्षा बढ़ेगी तो अब खाने के लाने पड़ने लग जाएंगे, खाने लोग भूखे मरेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जनसंख्या खाद्य पदार्थों की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से बढ़ रही है, तो इससे जनसंख्या में कमी आएगी। कैसे कमी आएगी? इससे अकाल होगा, क्योंकि खाद्य पदार्थ खत्म होंगे तो इससे अकाल होगा। अकाल से बीमारी फैलेगी। अब बीमारी फैली, हमारे पास खाद्यान्न कम है, तो अब खाद्यान्न कम होने से क्या होगा, खाद्य पदार्थों के लिए युद्ध होगा। ठीक है, और जिससे वापस क्या हो जाएगी, जनसंख्या में कमी हो जाएगी। क्या होगी इससे? जनसंख्या में कमी। फिर इससे वापस जनसंख्या में किससे? अकाल फैलेगा, बीमारी होगी, जिससे खाद्य पदार्थों के लिए युद्ध होने लग जाएगा, जिससे जनसंख्या में वापस क्या आ जाएगी, जनसंख्या वापस से घटने लग जाएगी। तो ये क्या है जनसंख्या का, ये माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। इनके अनुसार इन्होंने कब दिया? जून 1798 में जनसंख्या खाद्य पदार्थों की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से बढ़ेगी। अब हम जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मान लो किसी स्थान की जो जनसंख्या का आदर्श जनसंख्या है। आदर्श जनसंख्या क्या होती है? आदर्श जनसंख्या वैसी जनसंख्या, मतलब बहुत ज्यादा जनसंख्या भी नहीं है वहां पर और नहीं बहुत कम जनसंख्या, एक आदर्श संतुलित जनसंख्या। उस आदर्श जनसंख्या में क्या हो जाती है? जनसंख्या वृद्धि। जब ये आदर्श जनसंख्या थी तो यहाँ पर क्या है? सीमित प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, सीमित प्राकृतिक संसाधन, इनका अनुकूलतम प्रयोग भी हो रहा है, जिस कारण यहाँ पर क्या हो रहा है? आर्थिक विकास हो रहा है। अब मान लो जब ये आदर्श जनसंख्या है, इसमें जनसंख्या वृद्धि हो जाती है, जनसंख्या बढ़ जाती है, तो अब आदर्श जनसंख्या के पास क्या थे? सीमित प्राकृतिक संसाधन थे, यानी कि जो हमारी भूमि वगैरह है, जल वगैरह है, ये सीमित प्राकृतिक संसाधन थे। परंतु जनसंख्या वृद्धि होने से क्या हो जाता है? जब हमारे पास चीजें कम है और उसको खाने वाले ज्यादा होते थे, क्या होता है? उन चीजों के लिए लड़ाई होना स्टार्ट हो जाती है, उस चीजों पर दबाव पड़ता है। तो अब हमारे सीमित प्राकृतिक संसाधनों पर क्या होगा? दबाव पड़ेगा और सीमित प्राकृतिक संसाधनों का दोहन होना शुरू हो जाएगा। अब जिससे क्या होगा? भूखमरी, गरीबी और निम्न जीवन स्तर होगा। मान लो अब हमारे पास खाना कम है, लोग ज्यादा है, तो क्या होगी? भूखमरी फैलेगी, गरीबी होगी, निम्न जीवन स्तर होगा। ठीक है, जिससे क्या होगा? खाना लोग कम खाएंगे, इससे बीमारी फैलेगी। ठीक है, महामारी जैसे कि एड्स जैसी बीमारी फैलेगी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास गरीबी होगी तो हम अच्छे से अपना उपचार नहीं करवा पाएंगे। ठीक है, और फिर इससे जनसंख्या में क्या हो जाएगा? इससे वापस जनसंख्या में कमी हो जाएगी, क्योंकि बीमारी महामारी फैली तो जनसंख्या में कमी होगी। अब हमारी जब मान लो भारत की जनसंख्या में कमी हो जाती है, क्योंकि सीमित प्राकृतिक संसाधन है, तो वापस कमी होने से हमारी कौन सी स्थिति आ जाती है? आदर्श जनसंख्या वाली स्थिति। तो जनसंख्या में कमी होने से वापस आर्थिक विकास होता है, जो हमारे पास सीमित प्राकृतिक संसाधन थे उनका भी अनुकूलतम प्रयोग होता है, और अब हम वापस से कौन सी जनसंख्या बन जाते हैं? आदर्श जनसंख्या। ये जो हमारा चक्र है, ये आदर्श जनसंख्या से जनसंख्या वृद्धि की हमेशा ऐसे ही चलता रहता है। यही है हमारी जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव। जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। जनसंख्या नियंत्रण के कौन कौन से, अगर जनसंख्या को हमें नियंत्रण करना है, जनसंख्या वृद्धि को कम करना है, तो हमें जनसंख्या नियंत्रण के कौन कौन से उपाय अपनाने चाहिए? तो पहला जो पॉइंट है वह है परिवार नियोजन अपनाकर अपनी जन्म दर कम करना। परिवार नियोजन यानी कि परिवार को हमें एक स्ट्रक्चर वे में रखना है, जैसे कि 2 बच्चों से ज्यादा जन्म नहीं करना है, तो ये परिवार नियोजन अपनाकर जन्म दर कम करना। दूसरे, 2 बच्चों के मध्य में अंतराल रखना चाहिए, ताकि क्या हो, जो बड़ा वाला बच्चा है उसके अच्छे से पोषण हो सके, उसका अगर वो पोषित होगा, अच्छा होगा, स्वस्थ होगा। कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही शिक्षा का अच्छा वास होता है, या फिर ऐसा ही कुछ है। तो इस स्वस्थ, जब बच्चे का शरीर स्वस्थ होगा, जो आगे आने वाली जो हमारी युवा पीढ़ी है, उससे ही हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। तो 2 वर्षों के मध्य में अंतराल रखना चाहिए। दूसरे, महिलाओं के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि महिला जो है वह अच्छे स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सके, महिला स्वस्थ रहे, तो महिलाओं के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। दूसरी, जागरूकता और शिक्षा का प्रसार करना, लोगों को जागरूक करना कि जनसंख्या वृद्धि से क्या क्या नुकसान होते हैं, ये जागरूकता या शिक्षा का प्रसार कर सकते हैं। गर्भ निरोधक उपायों को बढ़ावा देना चाहिए ताकि जनसंख्या नियंत्रण हो सके। तो इन सभी चीजों को अपनाकर हम जनसंख्या वृद्धि को कम कर सकते हैं।